क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई ही हमको बताएगा कि रेट ऑफ टैक्स क्या है। मतलब अगर टाइम ऑफ सप्लाई की बात करूं, टाइम ऑफ सप्लाई क्यों पढ़ना चाहिए, तो टाइम ऑफ सप्लाई से हमें यह पता चलता है कि रेट ऑफ टैक्स कितना होगा, और हमारा ड्यू डेट ऑफ टैक्स लायबिलिटी दिखाता है। क्या दिखाता है ये? ड्यू डेट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, ड्यू डेट ऑफ टैक्स। क्योंकि आपको ड्यू डेट मालूम पड़ेगा तो उसके बाद ही आप गवर्नमेंट को क्या करने वाले हो? टैक्स पे करने वाले हो। किस दिन टैक्स पे करना है वो आपको क्या बताएगा? टाइम ऑफ सप्लाई बताता है। अब टाइम ऑफ सप्लाई की अगर हमें बात करूं तो यहां पर 3 सेक्शंस मिलेंगे आपको, सेक्शन 12, सेक्शन 13 और सेक्शन 14। सेक्शन 12 के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के बारे में हम बात करेंगे। सेक्शन जब 13 पढ़ेंगे तो सर्विस की बात करेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। और सेक्शन 14 की अगर जब बात करेंगे तो चेंज इन रेट ऑफ टैक्स की बात करेंगे। मैंने यहाँ पे मीनिंग भी लिखा था कि टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब है इनेबल अस टू डिटरमाइन द रेट ऑफ टैक्स, सिंपली। फिर मैंने क्या नोट लिखा है, ये नोट मैं आपको बताऊंगा जब सम यहाँ बताऊंगा तब कि ये होता क्या है एग्जैक्ट। अभी इसमें क्या होता है, अब हम लोग स्टार्ट कौन सा कर रहे हैं? ये वाला कौन सा? सेक्शन 12, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। अब टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के अंदर 2 कैटेगरीज है, एक नॉर्मल गुड्स का केस होता है और एक केस होगा आरसीएम का। ठीक है, वो आरसीएम का नेक्स्ट बाद में बताऊंगा क्या होता है। हम लोग अभी बात करेंगे एक नॉर्मल गुड्स के केस की बात करेंगे। किसकी? गुड्स के। तो अब उस गुड्स के केस में भी ना 2 कैटेगरी होगा, एक होगा मूवमेंट ऑफ गुड्स और एक होगा नो मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो इसमें भी कितने कैटेगरी हो गए? गुड्स के अंदर 2 कैटेगरी हो गए। कौन कौन से? मूवमेंट ऑफ गुड्स और दूसरा हो गया नो मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो हम ये पहला केस कंसिडर करेंगे कि अगर गुड्स का मूवमेंट नहीं है तब टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन होगा। अब बहुत सारे क्वेश्चन का स्टूडेंट्स का डाउट होगा कि सर हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि वो क्वेश्चन मूवमेंट ऑफ गुड्स का है या नो मूवमेंट ऑफ गुड्स का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन के हेडिंग पे ही लिखा होता है कि ये क्वेश्चन मूवमेंट ऑफ गुड्स वाला है या नो मूवमेंट ऑफ गुड्स वाला है। इतना डाउट क्लियर हुआ आपका? तो केस नंबर 1 किसका है? बेसिकली नो मूवमेंट ऑफ गुड्स। जब नो मूवमेंट ऑफ गुड्स होगा तो वहां पर टाइम ऑफ सप्लाई विल भी क्या होगा? देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे रूल्स लिखे हैं, ये क्या है आपका? रूल्स है कि डेट ऑन विच गुड्स आर मेड अवेलेबल, जिस दिन गुड्स क्या हो गया? अवेलेबल हो गया, और टाइम ऑफ रिमूवल मतलब गुड्स वहां से निकल गया, दोनों में से कोई एक। और सेकेंड है डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट, ये दोनों में से कोई एक, विच एवर इज अर्लियर। अब मैं बताऊं तो यहाँ पे भी बच्चे लोगों को बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि ये डेट ऑन विच गुड्स आर मेड अवेलेबल और टाइम ऑफ रिमूवल, ये दोनों में से मतलब क्वेश्चन में या तो ये दिया होगा या तो ये दिया होगा। समझ में आ रहा है इतना? और सेकंड अगर हम बी की बात करेंगे रूल्स, तो डेट ऑफ इनवॉइस देखेंगे या डेट ऑफ पेमेंट देखेंगे, तो दोनों में से कोई एक देखना होगा, डेट ऑफ इनवॉइस देखना होगा या डेट ऑफ पेमेंट। पर बात यहाँ पे तब आएगी ना कि जब ये दोनों भी दिया होगा तब क्या करेंगे, है क्या नहीं? तब जाकर ये रूल्स एप्लीकेबल होगा। अभी यहाँ पे सब मोस्ट ऑफ द बुक्स में भी देखेंगे तो ये कंफ्यूजन है, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो है वहां पर भी यही कंफ्यूजन है। वो तो ये बता दे रहे डायरेक्ट आपको कि दोनों में से कोई एक लेना है जो विच एवर इज अर्लियर होगा। पर यहाँ पे शर्त ये है कि जब ये दोनों केस है तब क्या करेंगे? तब हमको ये याद रखना है, सेक्शन 31(1) के अंदर ये स्पेसिफिकली बताया है, क्या बताया इसके अंदर कि नो जीएसटी ऑन एडवांस पेमेंट, नो जीएसटी ऑन एडवांस पेमेंट रिसीव फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स। मतलब अगर हम एडवांस पेमेंट रिसीव कर रहे हैं तो उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। इतना समझ में आया आपको? तो अब कहने का मतलब क्या हो गया कि ओवरऑल कंक्लूजन इसका ये है कि ये तीनों आइटम जो दिया हुआ है, डेट ऑन विच गुड्स आर मेड अवेलेबल, डेट ऑफ इशू और डेट ऑफ पेमेंट, ये तीनों में से जो अर्लियर होगा ना वो क्या बन जाएगा आपका? टाइम ऑफ सप्लाई। सिंपल कंक्लूजन ये, अगर इसमें भी आपको कंफ्यूजन है उसको छोड़ दो, सिंपल ट्रिक्स ये आपको अपनाना है कि ये तीनों में से जो अर्लियर होगा वही क्या बनेगा आपका? टाइम ऑफ सप्लाई। लेकिन शर्त ये है कि नो जीएसटी ऑन एडवांस पेमेंट। अगर ये जो डेट ऑफ पेमेंट है वो डेट ऑन विच द गुड्स आर मेड अवेलेबल के पहले है तो उसको काउंट नहीं करेंगे। समझ में आया क्या? सिंपल तरीका बता रहा हूं। क्या बताया मैंने कि अगर ये जो डेट ऑफ पेमेंट है वो डेट ऑन विच गुड्स आर मेड अवेलेबल है तो उसको इसको काउंट हम नहीं करेंगे। एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, सुनो।
अभी हम लोग गुड्स कब मिलने वाला है? 7 दिसंबर 2021 को। और यहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट कब हुआ है? तो एडवांस पेमेंट हुआ है क्या? नहीं हुआ है ना। देखो यहाँ पे बोर्ड पे सब लोग, एडवांस पेमेंट हुआ है क्या? नहीं, क्योंकि इसके बाद ही हुआ है पेमेंट, गुड्स अवेलेबल के बाद। तो अब ये तीनों में से आप देखो कौन सा अर्लियर है। सबसे पहले कौन सा डेट आ रहा है? अर्लियर डेट कौन सा है इसके अंदर? 7/12/2021, 30/12/2021, 2/1/2022। तो ये जो 7/12/2021 है ना, यही आपका क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई। क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई। समझा पहला आपको? नहीं समझा? सेकंड देखते हैं। तो यहाँ पे देखो 5/12/2021 है, यहाँ पे डेट ऑफ इश्यू है 24/2/2021, और यहाँ पे पेमेंट कब हुआ है? 23/1/2022। तो पहले मैं ये देखूंगा कि पेमेंट इसके पहले तो नहीं हुआ है। तो देखो पेमेंट कब हुआ है? 5/12/2021 को गुड्स अवेलेबल है, और पेमेंट कब हो रहा है? 23/1 को हो रहा है बाय। तो मतलब इसके बाद ही हो रहा है। तो अब मेरे तीनों में से क्या देखूंगा? विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर। तो तीनों में से जल्दी कौन सा डेट है? ये वाला ना। तो यही मेरा क्या बन जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई 24/2/2021। मोस्ट ऑफ द बुक्स में क्या बताया है कि ये दोनों को कंपेयर करो, जो अर्लियर है वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। और यहीं पे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, पर रूल ऐसा नहीं कहता है। हमको पेमेंट को भी देखना है, पर शर्त क्या है? ये वाला अमेंडमेंट, ये नया अमेंडमेंट हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। पेमेंट इसके पहले नहीं होना चाहिए। अगर उसके पहले हुआ तो जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, यहाँ पर रूल बताया मैंने आपको। तो फिर हम दोनों में ही क्या करेंगे? कंसिडर करेंगे। समझ में आ रहा है क्या आपको? चलो तीसरा केस देखते हैं। तो यहाँ पे डेट ऑन विच गुड्स आर मेड अवेलेबल कब है? 16/11/2021 को। इशू कब हुआ है? 26/11/2021। और डेट ऑफ पेमेंट क्या है? 5/11। अब ये तीनों में से अर्लियर, सुनो पहले तीनों में से ये पेमेंट कब हुआ? देखो कब हुआ पेमेंट? पहले हो गया ना, पहले हुआ ना पेमेंट। तो अब इसको मैं क्या कर दूंगा? कट। ये मेरे काम का नहीं है। समझा सबको? तो अब बचा कौन मेरे पास? ये दो डेट बचे। अब ये दोनों में से मैं क्या करूंगा? अर्लियर डेट फाइंड करूंगा। फाइंड करो अर्लियर कौन सा है? 16/11/2000। समझा बालक आपको ये केस? ये है, बुक्स के अंदर भी आपको कंफ्यूज करेगा। मैंने पूरे यूट्यूब के वीडियो देखे, सब जगह देखे, सब जगह यही बता रहा है कि तीनों को कंपेयर करना, जैसे मैंने आपको स्टार्ट किया था। लेकिन एक्चुअल रूल ऐसा नहीं है। अभी समझा को? क्लियर हुआ ये तीनों के अंदर? चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 4th 28/2/2021। अब मैं पेमेंट पे जाऊंगा। 10/2/2021। पेमेंट कब हुआ है? पहले। ये मेरे काम का है क्या? नहीं है। तो अब मैं दोनों में से अर्लियर निकालो। अर्लियर कौन सा है? 22/2/2021। समझा? ये मेरा क्या होगा? टाइम ऑफ सप्लाई। आ जाओ नेक्स्ट में जाते हैं। 25/1/2022 और ये 15/1/2022 पहले हुआ। ये मेरे काम का है क्या? नहीं है। तो बचा कौन? दो, ये और ये। अर्लियर कौन सा है? 2022। नेक्स्ट वन देखो, ये डेट ऑफ गुड्स अवेलेबल कब हुआ? 7 मार्च को, और पेमेंट कब हो रहा है? 15 मार्च। पहले नहीं है ना? अरे पहले है क्या? बोलो नहीं। तो अब मैं तीनों में से अर्लियर कौन सा है? 23 ये वाला ना, ये वाला, हाँ फैब। तो ये क्या होगा? 23 फैब 2021। तो ये मेरा क्या हो गया? सब टाइम ऑफ सप्लाई। तो जितने क्वेश्चंस दिए रहेंगे उतने मार्क्स से क्वेश्चंस आएंगे। नहीं, अब मैं आपको समझाने के लिए से बता रहा हूं। समझा आपको? कोई डाउट है? तो ये गुड्स नंबर, ये केस नंबर 1 है जहां पे नो मूवमेंट ऑफ गुड्स होगा। उस केस में हम ये ट्रिक्स को क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। बुक्स में मोस्टली क्या बताया आपने? सिंपली क्या करना है? ये और ये कंपेयर करना है। ये पार्ट्स को छोड़ दिया उसने बुक्स के अंदर। फिर बच्चे और ये जो पार्ट्स है ना, उसमें डेट भी ऐसा कंस्ट्रक्ट किया है ना कि ये दोनों में से कंपैरिजन होगा, लेकिन वो गलत है। समझ में आ रहा? आपका डाउट क्लियर हुआ? तो बेसिकली हम सबसे पहले क्या करेंगे? ये डेट को ये पेमेंट से कंपेयर करेंगे। पेमेंट अगर एडवांस में हुआ होगा तो उसको काउंट नहीं करेंगे। फिर ये और ये दोनों, डेट ऑफ इश्यू और गुड्स मेड अवेलेबल, दोनों में से जो अर्लियर होगा वही मेरा क्या बन जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई। राइट है सबको? थैंक यू। कॉपी करो।